पार्टी के कैंडिडेट वीपी सिंह जी इनके प्रचार के लिए आज यहाँ पर आए हैं। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है 6 रामपुर मनिहारान। यहाँ से वीपी सिंह साहब चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रचार के लिए आज की ये मीटिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है चुनाव लड़ने के लिए। वैसे उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र नहीं है, ये एक राज्य है और इस राज्य में 2022 को विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उसी तरह से अन्य राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव होते हैं और होते रहेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सारे देश भर में विधानसभा का सभा में सारे देश भर में चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है इसमें 13 दल है। 13 दलों के लोगों ने मिलकर एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। एक दल बहुजन मुक्ति पार्टी। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कोई राजनीतिक दल नहीं। इसे आप लोगों को ठीक से समझना होगा। ये कोई राजनीतिक दल नहीं, ये एक गठबंधन है। जैसे सोनिया गांधी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मगर वो यूपीए की चेयरपर्सन। यूपीए क्या है? यूपीए कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये तमाम लगभग 21 से 22 राजनीतिक दलों का गठबंधन है और इस गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, मगर उनकी पार्टी कांग्रेस है। तो जो यूपीए है उसका लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अलायंस। उसी तरह से आज केंद्र में सरकार बीजेपी की है। बीजेपी का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, मगर अडवाणी और अटल बिहारी के द्वारा एनडीए नाम का गठबंधन बनाया गया था। ये जो एनडीए है ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है।
यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, उसी तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए 13 दलों के लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसे जानना और इसे समझना जरूरी है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, ये क्यों बनाया गया, इसे जानना बहुत जरूरी है। और एक बात बताना चाहता हूं कि देश में ये जो अलग अलग राजनीतिक दल है, इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का मैं कन्वीनर हूं, मगर मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं, क्योंकि मैं कर्मचारी नहीं हूं। इसलिए ये जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए मुझे किसी प्रकार की कानूनी बाध्यताएं नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर रहा हूं। और इसके पीछे मकसद ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, शासन करती जमात बनाना हमारे आंदोलन का लक्ष्य है, तो हमारे लोगों को शासन करने वाली जमात बनाना हमारा लक्ष्य है। केवल उत्तर प्रदेश का शासनकर्ता बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य देश का शासनकर्ता जमात बनना लक्ष्य है। इसलिए वामसेज भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, मैं इसका वामसेज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, बहुजन क्रांति मोर्चा का संयोजक हूं। तो एक तरह से ये जो आंदोलन चलाया गया है, आज इस आंदोलन की जड़ें 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। ये कोई छोटा मोटा संगठन मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विशाल संगठित शक्ति का मामला है। और एक विशाल संगठित शक्ति है, ये संगठित शक्ति राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में समर्थन करने के लिए हमने खड़ी की हुई है। इसलिए इसकी ताकत, इसकी क्षमता राष्ट्रीय स्तर की है और राष्ट्रीय स्तर के तमाम राज्यों के लोग आज उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए हैं। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने क्यों बनाया, इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे जानने के लिए मैं आपको 2-3 प्रमुख बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आजादी का आंदोलन नहीं था। ये बात हमारे लोगों को जानना समझना जरूरी है। दूसरे लोग चुनावों में केवल कुछ लॉलीपॉप दिखाने की बातें कर सकते हैं। उस लॉलीपॉप दिखाने की बातों से कोई जागरण होने वाला नहीं है। अगर किसी ने कहा कि मैं आपको लैपटॉप दूंगा, मैं आपको स्कूटी दूंगी, ऐसा कहने से कोई जागरण होने वाला नहीं है, कोई जागृति होने वाली नहीं है।
जागृति होना बहुत जरूरी है। जागृति होने से लोग गुमराह नहीं होंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होगा और वो गुमराही के शिकार नहीं हो सकते। ये बात जानना, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आजादी का आंदोलन नहीं था। यह अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन था और अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को बिठाने का आंदोलन था। ये अहम बात है। और इसलिए जब अंग्रेज चले गए तो क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू काश्मीरी ब्राह्मण, उसको देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करके चले गए। हमारे बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। जब आजादी का आंदोलन गांधी और नेहरू के नेतृत्व में चलाया जा रहा था तो उन्होंने नारा लगाया था, फ्रीडम ऑफ द कंट्री। हम लोग देश को आजाद करना चाहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने नारा लगाया, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। हम देश में रहने वाले लोगों को आजाद कराना चाहते हैं। तो गांधी नेहरू के आजादी का आंदोलन देश को आजाद करने का आंदोलन था, देश में रहने वाले लोगों को आजाद करने का आंदोलन नहीं था। एक फर्क हमारे लोगों को समझना जरूरी है। यही वजह है 15 अगस्त 47 को देश तो आजाद हो गया, मगर आज पुलिस चौकी पर अगर हमारा आदमी एफआईआर दाखिल करने के लिए कहता है, एफआईआर दाखिल करने के लिए जाता है पुलिस चौकी में, एफआईआर दाखिल नहीं करता है चौकी इंचार्ज, तो देश तो आजाद हो गया, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। एक पहले हम लोगों को समझना होगा। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, एक उदाहरण दिया मैं। दूसरी बात, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उस संविधान पर अमल करने के लिए 1952 को लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ। उस चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रेसिडेंट भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। मैं जब ब्राह्मण शब्द का उपयोग करता हूं तो इसका मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोगों का समूह जो अंग्रेजों की तरह विदेशी है। डीएनए के आधार पर केवल अंग्रेज विदेशी नहीं थे, ब्राह्मण भी भारत में विदेशी है। और 15 अगस्त 47 को एक विदेशी अंग्रेज नाम का चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। जो विदेशी ब्राह्मण भारत का हुक्मरान हो गया, उसने भारत में अफवाह फैलाई, भारत आजाद हो गया। और हमारे भोले शंकर लोगों ने भी मान लिया, भारत आजाद हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस संविधान पर अमल करने के लिए 52 को चुनाव हुआ। इस चुनाव में 60% टिकटें जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों को दी। 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए। 22.5% एससी और एसटी के जो जॉइंट इलेक्टोरेट में पूना पैक्ट में चुनकर जाने वाले नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव की मदद से जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आजाद भारत के संसद पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद ऐसे ऐसे कानून बनाए। ये कानून बनाने की वजह से आज जिनकी संख्या 3.5% है, उन लोगों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, जिनके 543 में से 450 जिलों में 450 लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट, उससे भी ज्यादा 543 में से 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, जिनकी संख्या 3.5% है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए 6% वोट चाहिए, मगर ब्राह्मणों के पास तो 3.5% ही है। एक राज्य में भी उनकी पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। कम से कम 4 राज्यों में पार्टी रिकॉग्नाइज होने के बाद ही कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। तो इस तरह से 3.5% लोगों की संख्या के आधार पर एक राज्य में पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और इनके 450 से ज्यादा सांसद पर कब्जा है। इस तरह से लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, जैसे 4 पहिए, 4 पाई के 4 पहिए होते हैं, उसको बिछाकर ही आदमी बैठ सकता है। अगर 4 पाई का 1 पहिया ना हो तो 4 पाई पर बैठने लायक जगह नहीं हो सकती है। उसी तरह से लोकतंत्र 4 पहिए पर खड़ा है और 4 पहिए पर खड़ा होने के बाद ही वो कार्य करने लायक बनता है। ये 4 पहिए क्या है? तो पहला पहिया है विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है और वहां का चुनाव देश में 2 जगह होता है, एक विधानसभा में और एक लोकसभा में। तो अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का चुनाव है। तो इस तरह से यहां 403 सदस्य है, लोकसभा में 543 है। तो विधायिका में आज 5 राजनीतिक दलों का कब्जा है ब्राह्मण। कौन सा? एक कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा कम्युनिस्ट, चौथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, 5वां तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। ये 5 दल ब्राह्मणों ने स्थापित किए। जैसे कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, कागरकर ने बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। दूसरा भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले जनसंघ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनवाया। फिर भारतीय जनता पार्टी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। हो गया ब्राह्मण। तीसरा एक कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे बॉम्बे में कोकणस्थ ब्राह्मण था, उसने बनाई।
चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी EMS नंबूद्रीपाद केरला का नंबूद्री ब्राह्मण। 5 तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, ये तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। 5 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई। इस तरह के कानून बनाए, इस तरह के हालात पैदा किए गए और 5 राष्ट्रीय दल एक नहीं बन सकता। अगर ईमानदारी से चुनाव हो देश में तो 3.5% ब्राह्मणों के वोटों के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच चुनकर नहीं आ सकता। इसका सरपंच नहीं बना सकते। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी है, ये RSS के ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड किया हुआ प्रधानमंत्री है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि ये प्रधानमंत्री है या जोकर है। ये कब कौन सी टोपी डालता है तो कभी ऐसे मुर्गी का पंख लगाता है तो कभी, मतलब कौन सी टोपी डालता है। अगर उसके फोटो इकट्ठा किए जाए तो साला जोकर है कि प्रधानमंत्री है, भाई साला समझ में ही नहीं आता है। लोग कहते कि ये प्रधानमंत्री है मगर ये जोकर की तरह। इतनी टोपियां उसने डाला, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ये इतनी टोपियां बदलने वाला आदमी है। तो इस तरह से एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, एक ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। इसका सबूत क्या है? ओबीसी का आदमी है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया और मना कर दिया, नहीं करेंगे। ओबीसी गए आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसला कर रहा है। आमतौर पे ऐसा कोई कर नहीं सकता मगर कर दिया है। कर दिया इसका मतलब ये है कि ये फैसला RSS के लोगों का है। अमल करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। RSS का मोहन भागवत ऐसा कहता है कि हम लोग सरकार में डे टू डे काम में दखल अंदाजी नहीं करते। RSS के मोहन भागवत ने बयान दिया, अखबार में बयान दिया कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का एक अर्थ ये होता है कि डे टू डे हम हस्तक्षेप नहीं करते, कभी कभी करते हैं। डे टू डे नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। जब ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का मामला आता है तो फिर करते हैं। इसका मतलब है हमारे फेवर में जब कोई निर्णय करने का मामला आता है तो हस्तक्षेप किया जाता है। तो इस तरह से ये हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आज विधायिका पर जहां कानून बनाया जाता है वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ये लोकतंत्र का पहला पहिया। दूसरा पहिया क्या है? दूसरा पहिया है कार्यपालिका। IAS, IPS, IRS अधिकारी 79.2%, यानी राउंड अबाउट 80% जो अधिकारी है वह है ब्राह्मण तत्सम ऊंचे जाति के लोग। इतना प्रशासनिक मशीनरी पर कब्जा है। तो इसका मतलब है एक कार्यपालिका पर इनका कब्जा है। न्यायपालिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 97% हाईकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज पर ब्राह्मण तत्सम ऊंचे जाति का कब्जा है। ये तीसरा पहिया। चौथा पहिया है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका कब्जा है, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छपती है उस पर कब्जा है, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा कुचा महाराज, बहुत लंबी लिस्ट है तो बहुत समय हो जाएगा बर्बाद। तो बचा कुचा महाराज में सब सवर हो जाता है। तो इस तरह से ये तीसरा मीडिया है। चौथा मीडिया क्या है? चौथा मीडिया है वोकल मीडिया। जैसे मैं भाषा का उपयोग करते हुए भाषण कर रहा हूं तो उसके लिए हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूं। मेरी मातृभाषा मराठी है, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग जो है वो जो देसी हिंदी बोलते हैं, गांव की हिंदी बोलते हैं, तो वो गांव की हिंदी भी भाषण में बोलने के लिए दिक्कत होती है। मतलब दिक्कत होती है हमारे लोगों को बोलने के लिए। जैसे अभी आपका ये सहारनपुर है तो इधर किधर को जा रही है? किधर से आ रही है? किधर को जा रही है? तो ये भाषण में भाषा जो है वो भाषण करने के लिए लौटे किधर को जा रही है? अब ये इस तरह की भाषा जो है ये भाषा भाषण में नहीं बोली जा सकती है। तो हमारे लोग जो है वो देसी भाषा बोलते हैं। तो लोकल जो भाषा है और जो भाषण करने वाली भाषा है उसमें अंतर होता है। तो हमारे लोगों को तो लोकल ही आती है, तो लोकल ही आती है। तो इस तरह से फिर उनको बोलने के लिए दिक्कत होती है। इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह से वोकल लैंग्वेज पर भी उनका ही कब्जा है। तो 4 प्रकार का मीडिया है, चारों प्रकार के मीडिया पर कब्जा है। और 4 पहिए हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों पर कब्जा है। और ब्राह्मण और तत्सम ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया था वो लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए लागू किया था, मगर जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणवादी समाज में इसे रूपांतरित कर दिया है। संविधान पर अमल किया होता तो लोकतांत्रिक समाज बनता, मगर संविधान पर अमल नहीं किया गया, ब्राह्मणवादी समाज बना। और हम लोग ब्राह्मणवादी समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी और माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान, इन लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया। एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए का चुनाव खर्चा किया जाता है। तो जिनके पास 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं है वो 100 करोड़ रुपए का चुनाव कैसे लड़े? इसका मतलब है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इस देश में वोट डालने वाले लाइन में खड़ा किया गया है कि तुम लोग लाइन लगाकर वोट डालने वाले लोग हो, शासन करने के लिए तुम्हारा काम नहीं है। हम लोगों को वोट देने वाले लाइन में केवल खड़ा किया गया है और हमारे लोग केवल वोट डालने वाले लाइन में खड़े। जब भी चुनाव आता है हमारे लोग वोट डालने वाले लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। RSS के लोग बार बार मांग करते हैं कि कानून बनाया जाए कंपलसरी वोट का। क्यों? ऊंचे जाति के लोग वोट डालने के लिए ही नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? जानते? ऊंचे जाति के लोग वोट डालने के लिए क्यों नहीं जाते? कोई भी सरकार आएगी हमारी रहेगी, हमें वोट डालने की जाने की क्या जरूरत है? कोई भी सरकार आएगी वो हमारी बटीक सरकार रहेगी,
तो हमें वोट डालने को जाने की क्या जरूरत है?